वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले मवेशियों में जो स्किन डिजीज़ पाया जा रहा है, इसकी बिना पर प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए गए हैं और एक खौफ हरास की फ़ज़ा फैलती नज़र आ रही है कि ये एक बीमारी क्या जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। जो इन्फेक्टेड गोश्त है वो दुकानों पर जब फ़रोख्त किया जाएगा और लोग घर लेके जाएंगे, उसे खाएंगे, तो क्या लोग बीमार हो सकते हैं। इसके बाद फिर पाबंदी आयद की गई मवेशी मंडियों से नकलो हरकत पर मवेशियों की, उसको भी मुतालबात की नज़र किया गया कि मुतालबात किए गए कि ये जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की जाएँ। अब हम इस पर बात करेंगे कि लोगों का जो एक परसेप्शन है क्या वो आया दुरुस्त है या फिर गलत है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिरीन सेहत मौजूद हैं, डॉक्टर शोभा लक्ष्मी साहबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये जो बीमारी है स्किन डिजीज़ जो फैला है मवेशियों के अंदर, क्या ये इंसानों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है? देखिए जी, ये बीमारी दुनिया भर में अब तक रिपोर्ट हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मवेशी में रिपोर्ट हुई है। ठीक है। इंसानों में इसके कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। हाँ, मवेशियों में इसकी वजह से जिस्म में दाने निकल आते हैं, उनको बुखार भी होता है, कंजक्टिवाइटिस की आंखें लाल होना भी जाती है, दूध जो मवेशी बनाते हैं देते हैं दूध में कमी हो जाती है और बाज़ दफ़ा उनकी डेथ भी वाकई हो जाती है। तो मवेशियों के लिए तो ये खतरनाक बीमारी है, लेकिन इंसानों में केसेस उतने देखे नहीं गए। अगर किसी जानवर को ये स्किन डिजीज हो और उसका गोश्त दुकान पर फरोख्त किया जाए और फिर उसके बाद लोग उसको खरीदें और फिर खाते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है फिर इसमें? नहीं जी, देखिए यूजुअली वायरस इतना हाई टेम्परेचर जिससे हम गोश्त बनाते हैं और उसको भूनते हैं वो सर्वाइव ही नहीं करता। तो मतलब बहुत कम चांसेस है, लाइक ऑलमोस्ट 0% चांस है कि इंसानों तक ये बीमारी गोश्त खाने से या दूध पीने से मुंतकिल हो, अगर आप दूध को उबाल के पीते हैं तो। लेकिन ये भी कयास आराइयाँ की जा रही हैं, जो लोग इस वक्त परेशान हैं। खासतौर पर आज आपको लेने का मकसद ये ताकि वो कॉन्सेप्ट जो बिल्ड हो चुका है, जो नैरेटिव बिल्ड हो चुका है, उसको फिर तोड़ा जाए। क्योंकि गोश्त की शक्ल बदल जाती है जब उसमें स्किन डिजीज होता है जानवर में। फिर जब उसको ज़िबा करते हैं, वो गोश्त फरोख्त किया जाता है, तो ये कहा जा रहा था कि वो गोश्त पीला पड़ जाता है। तो लोगों को फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर खासतौर पर वो इन्फेक्टेड गोश्त नहीं, खाते भी हैं। देखिए ये बीमारी अफ्रीकन कंट्रीज में या यूरोप में रिपोर्टेड हो चुकी है और वहाँ भी गोश्त खाने से इंसानों को बीमारी मुंतकिल नहीं हुई है। दिस इज अ डिजीज जो कि अभी तक रिसर्च हो करी है, ओनली अकर्स इन एनिमल्स, सिर्फ ये मवेशियों में ही होती है और इंसानों में नहीं होती। और गोश्त जिस हाई टेम्परेचर पे हम पकाते हैं उस पर तो बहुत मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वो आपको कंज्यूम करने से खाने से आपको बीमारी लग जाए। हाँ, जी। अगर ये एक ऑप्शन है कि अगर आप बल्कि मैं फिर भी एक जानवर से दूसरे जानवर को ये बीमारी लग सकती है अगर उनका आपस में क्लोज कांटेक्ट है और उनको अगर स्किन पे निशान है या इस किस्म के दाने हैं और वो कांटेक्ट में या उनके ब्लड का कांटेक्ट किसी दूसरे जानवर के साथ होता है तो जानवरों में तो ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है, इंसानों में मुंतकिल होने के चांसेस बहुत दिल है, कम है, ऑलमोस्ट 0%। ठीक है, ये तो गोश्त की बात हो गई। जो दूध देने वाले जानवर हैं और दूध के इस्तेमाल पर भी बहुत सी कयास आराइयाँ होती नजर आ रही थी कि दूध भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, दूध में भी इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि दूध भी हम उबाल के पीते हैं ना, कच्चा दूध तो पीते नहीं है। तो दूध भी जिस टेम्परेचर पे हम बॉयल करते हैं मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर पेस्चराइज्ड मिल्क जो हम लेते हैं तो उसमें भी वायरस होने के चांसेस, लाइव वायरस होने के चांसेस के जो कि आपको कंज्यूम करने से बीमारी हो जाएगी बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर मवेशी मंडियों में नकलो हरकत पर मवेशियों की पाबंदी भी आयद कर दी गई। ये कहा गया, फौरन से एक हाइप क्रिएट की गई कि जानवर जो है वो मरते दिखाई दे रहे हैं, इसकी जो वैक्सीन है वो मौजूद नहीं है, फिर वैक्सीन कॉस्टली है। तो फिर वो तमाम जो हाइप क्रिएट की गई, क्या इन लोगों को नहीं मालूम है तमाम चीज़ें? जी देखिए, बिल्कुल है, लेकिन मवेशी एक मवेशी से दूसरे मवेशी को तो लग सकती है ना। तो अगर पीढ़ियां होंगी तो जाहिर है मतलब एक हर्ड जो कि आपका नॉन इन्फेक्टेड है वो उस हर्ड से जो कि इन्फेक्टेड है उससे आपस में अगर मिलेगा तो जाहिर है फिर बीमारी फैलने का चांसेस है ना। तो बीमारी मवेशियों के अंदर तो फैलेगी। ये मैंने पहले भी कहा कि इंसानों के लगने के चांसेस बहुत कम है कि या तो ये मवेशी एक मवेशी से दूसरे मवेशी को कीड़े काटने से लगती है या फिर ये क्लोज कांटेक्ट से लगती है।
ठीक है, अगर मैं बात करूं गाय भैंसों के हवाले से कि इनमें बीमारी ज़्यादा फैलती नज़र आ रही है, ये क्या बकरों में भी लगती नज़र आती है बीमारी या नहीं? देखिए, बकरों में भी कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, हम्म, तो ठीक है, कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद थी और इस बात पर जोर दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो एक माइंड सेट है वो ये कहता नजर आता है कि ये बीमारी इंसानों तक मुंतकिल हो सकती है अगर वो इन्फेक्टेड गोश्त हम खरीदते हैं और फिर उसको पकाते हैं और खाते हैं। तो ये फिर पाबंदियां आयद की गई, लोगों ने हमने देखा कि गाय का गोश्त लेने से इज्तनाब किया, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा कि मुर्गी के गोश्त में होशरबा इजाफा हुआ, आसमान तक कीमतें जा पहुंची, एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश तमाशाई बनी रही, उस पर कोई एक्शन होता नजर नहीं आया। लेकिन अब माहिरीन सेहत ये कहते नजर आते हैं कि इंसानों तक ये बीमारी मुंतकिल नहीं होती है और अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है। लेकिन अब देखना यह है कि एक जानवर से दूसरे जानवर तक ये बीमारी तेजी से फैलती है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं, हमारे साथ इस वक्त वेटरनरी डॉक्टर ऑन कॉल मौजूद हैं, डॉक्टर जैद खान। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा इस वक्त जो बीमारी का तस्करा होता दिखाई दे रहा है, खासतौर पर मवेशियों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये बीमारी फैलती दिखाई दे रही है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा ये बीमारी है क्या? जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे कॉल की। और ये बीमारी जो है लंपी स्किन डिजीज उसको कहा जा रहा है। बेसिकली ये कैप्री पॉक्स वायरस है जो कि काफ़ी पुराना वायरस है। 1943 में ये दरियाफ्त हुआ था, उसके बाद फिर जो है 45 में इसका आउटब्रेक हुआ था काफ़ी सारे जिम्बाब्वे और जो है साउथ अफ्रीकन एरियाज में। जी, तो उसके बाद से ये चलता हुआ आ रहा है। डिफरेंट कंट्रीज में इसका आउटब्रेक होता रहता है अलग अलग वक्त पे, अलग अलग सालों के हिसाब से। ये बीमारी कितनी तेजी से फैलती है डॉक्टर साहब? ये बीमारी बेसिकली खुद से नहीं फैलती। ये बीमारी मच्छर, जहाँ इसमें एक मच्छर होता है जो एडीज एजिप्टाई फैमिली से ताल्लुक रखती है और फीमेल मॉस्किटो होता है वो। ये वही मॉस्किटो है जो डेंगू फैलाने में काफी जो है उसका जिम्मेदार है, डेंगू फैलाने का। ठीक तो है, इसी वजह से ये ज्यादा फैलता है। और कीचड़ों की वजह से जहाँ कोई खुला जख्म हो गया किसी जानवर का तो उससे जो है फैलती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बीमारी पहली दफा पाकिस्तान में आई है या पहले भी रिपोर्ट होती रही है? जी बेसिकली इसका एक वेरिएंट पाकिस्तान में विजिबल होता रहता है, जैसे चिकन पॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो काफी सालों से पाकिस्तान में है। इस दफा लंपी डिजीज जो है, लंपी स्किन डिजीज, ये पहली दफा आई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसकी जो है वेरिएंट्स होते हैं, 83 स्पेशीज हैं इस फैमिली की, जो डिवाइड होती हैं 22 जेनेरा में से, जिसमें से फिर से डिवाइड होती हैं 2 सब फैमिलीज में से। ठीक है, तो इसकी वैक्सीन मौजूद है, बआसानी दस्तयाब है? इसकी वैक्सीनेशन फिलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कभी ये बीमारी आई नहीं थी, तो इसकी वजह से इसकी कभी हमें जरूरत नहीं पड़ी। नॉर्मली हमारे पास जो आती है वो होती है शीप पॉक्सेस, गॉड पॉक्सेस बीमारी, जो हमेशा हमारे पास आउटब्रेक होती रहती है डिफरेंट टाइम से। अच्छा, अगर इस वैक्सीन की बात की जाए और पाकिस्तान में वैक्सीन बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मवेशी मंडियों पर भी पाबंदी लगाई गई। क्या ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में बासानी मुंतकिल होती है, कैसे हो सकती है, ये भी बताइए। जी ये जो है मच्छरों के जरिए मुंतकिल हो सकती है, कीचड़ों के जरिए मुंतकिल हो सकती है। उन पे अगर कंट्रोल किया जाता गया तो उससे जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस बीमारी को जल्दी खत्म करने में से हमारे मुल्क से। और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसकी जो फैमिली है इसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। तो अभी तक हमें ये नहीं है पता कि इस पे कौन सी वैक्सीन काम करेगी, ये कौन से वेरिएंट से ताल्लुक रखता है। ठीक है, और हमारे पास कौन सी वैरायटी का वायरस आया है, इन सिंपल वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले उस पर रिसर्च होगी, उसके बाद पता चलेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वैक्सीन जो है बनाई जाएगी। ठीक है, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये बीमारी जानवरों के लिए कितनी जानलेवा साबित हो रही है? जी इस बीमारी का नॉर्मली जो है रेशो कम है। ये जो है हाईली स्पेसिफिक होती है होस्ट से, और ये जूनोटिक नहीं है, ये इंसानों में नहीं फैल सकती, जानवर की मदद से ट्रांसमिट नहीं होती ह्यूमंस में से। ठीक है, ये अगर मैं सिंध की बात करूं, अंदरूनी इलाकों की बात करूं, खासतौर पर शहर कराची की भी बात करूं, तो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है, उससे आप आगाह हैं बखूबी? ओवरऑल सिचुएशन कराची में अब काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, क्योंकि उससे जो है वहाँ पे जो जैसे ही मतलब इसका तस्करा शुरू हुआ था हमारे मुल्क में, क्योंकि इसका पहला केस जो आउटब्रेक हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2021 में, तो वो
इक्का दुक्का केसेस थे, कहीं कहीं पे रिपोर्ट हुए थे, हैदराबाद में रिपोर्ट हुए और डिफरेंट एरियाज में, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही थी। तो हमारे डीजी साहब ने 4 तारीख को इस महीने की 4 मार्च को जो है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ये लंपी डिजीज है। उसके बाद से यहाँ पे तैयारियां शुरू की गई। तब तक ये हुआ कि ये मसला काफी ज्यादा तेजी से फैल गया मच्छरों की मदद से, क्योंकि अभी गर्मियां आ रही हैं तो मच्छरों की सीजन स्टार्ट हो गई है हमारे पास। तो इसकी वजह से अभी ये बीमारी जो है घारो ठट्टा हो गया, धापेजी हो गया, सुजावल हो गया, बदीन, मीरपुर खास, टंडो आदम और खैरपुर मीरस के डिफरेंट एरियाज में जो है आ गई है। रिसेंटली एक केस पन्नू आकिल में भी विजिबल हुआ है। ठीक है, वैक्सीनेशन की अगर बात कर ली जाए तो कितना फीसद काम आप देख रहे हैं कि लाइव स्टॉक की जानिब से होता नजर आ रहा है? कितने जानवर ऐसे जिनको वैक्सीनेटेड कर दिया गया है जिनके अंदर डिजीज की तशखीस हुई है? सर देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है लाइव वैक्सीन, एक होती है डेड वैक्सीन। हमारे पास जो अवेलेबल है वो है डेड वैक्सीन। तो डेड वैक्सीन को बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टअप करने में 1 महीना लग जाता है। अच्छा। तो इस वक्त क्योंकि आउटब्रेक हो चुका है, हमें पता नहीं चलेगा और ना हमारे पास ऐसी टेस्ट किट्स वगैरह हैं अवेलेबल, क्योंकि ये बीमारी आई पहली दफा है तो हमें पता नहीं इसको प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है कि ये जानवर इन्फेक्टेड है या नहीं है। क्योंकि इसके स्टार्टिंग में 1-2 दिन तक सिर्फ जानवर को हल्का सा टेम्परेचर रहता है जो फील नहीं होता मोस्टली। उसके बाद जानवर खाना पीना रोक देता है, ऑफ फीड हो जाता है। ऑफ फीड हो जाने के बाद उसकी स्किन में नोड्यूल्स आ जाते हैं, स्क्रब्स आ जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं, जहाँ क्रस्ट आ जाते हैं, स्लाइवेशन शुरू हो जाती है नोज स्किल से और माउथ से। तब जाके ये बीमारी, जब नोड्यूल्स निकलना शुरू होते हैं स्किन पे, दाने दाने से होते हैं, पोर्स भी आते हैं कभी कभार, तब हमें पता चलता है कि ये बीमारी इस जानवर में अभी ट्रांसमिट हो चुकी है। ठीक है। तो इस बीमारी को फैलाव से रोकने के लिए सबसे बेहतर यही है कि फार्म की जो बायो सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाया जाए, स्प्रे वगैरह किए जाए, मच्छरों से जानवरों को बचाया जाए। और जो जानवर एक्सपायर हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, बेसिकली इसका जो मोर्टिलिटी रेशियो है वो है 1 से 5%। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कराची में जो रिसेंटली मोर्टिलिटी हुई थी उसका एक्यूरेट फिगर मुझे मालूम नहीं है फिलहाल अभी तक, लेकिन वो उसकी मेन वजह ये थी कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ना होने की वजह से, गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से। अच्छा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कराची में मोस्टली जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, कोएक्स हैं। ये भी बड़ा इंकशाफ है डॉक्टर साहब आपकी जानिब से। जी बिल्कुल, और यही वजह है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जब तक कोई प्रोफेशनल बंदा हो, प्रोफेशनल वेटनरियन वहां पे पहुंचे, तो कोएक्स की मदद से स्टार्टिंग में ही मतलब आपका कहना ये है कि शहर कराची की अगर बात कर ली जाए तो ये बीमारी जिस तरह से फैली थी तो ना तजर्बेकार डॉक्टर्स ने इलाज किया था इन जानवरों का। जी बिल्कुल, इसी की वजह से मोर्टिलिटी रेशियो इंक्रीज हुआ। वैसे इस बीमारी का जो मोर्टिलिटी रेशियो है वो 1 से 5% है। अच्छा जी, मतलब 100 में से 5 जानवर अगर उनकी ट्रीटमेंट सही ना की जाए तो वो एक्सपायर होते हैं। और मॉर्बिड, और इसका जो फैलाव होता है वो 10 से 20% होता है मॉर्बिड। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूंगा कि ये भी कहा जा रहा है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, जो मवेशियों में बीमारी फैलती नजर आ रही है स्किन डिजीज, तो उससे जानवरों का गोश्त और जो दूध देने वाले जानवर हैं वो दूध भी इन्फेक्टेड होता है। इज दैट ट्रू? अच्छा सर, देखें, दूध की जहां तक बात आती है, जैसे ही ये बीमारी जानवर को लगती है तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो हाईली प्रोड्यूसिव एनिमल होगा, मिसाल के तौर पे जो टाइम पे 6 से 7 किलो दूध देता है, जैसे ही उसको ये बीमारी आती है तो हाई टेम्परेचर और ऑफ फीड हो जाने की वजह से, और स्लाइवेशन होती है, स्लाइवेशन में क्या होता है, जानवर को डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल लो हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो 7 किलो वाला जानवर होगा वो पर टाइम आधा केजी दूध देता है। अच्छा। और जी, और उसके टीथ से क्या होता है कि छोटे छोटे से टॉक्सिस निकल आते हैं, नोड्यूल्स भी होते हैं, कभी कभार पस भर जाती है। तो उनकी चुआई करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि जानवर किसी को करीब भी नहीं आने देता, इरिटेट होता है बहुत ज्यादा। तो वो ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ये बताया, ये बात तो क्लियर हो गई कि दूध देना कम कर देता है, लेकिन क्या वो दूध इन्फेक्टेड होता है? अगर लोग उसको पीते हैं दुकानों से खरीद कर, तो क्या लोगों पर असरअंदाज होगी बीमारी? सर फिलहाल अभी तक ऐसा कोई केस दायर नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरा ये है कि इससे मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये जो है वेरिएंट है, ये सिर्फ स्पेसिफिक होस्ट पे अटैक करता है, और इसके जो होस्ट है वो फिलहाल लंपी वायरस के सिर्फ काउज हैं, जिसमें मोस्टली जो है, मतलब रेशियो जो है वो 60 to 50% है। जो 60% होता है वो एक्सोटिक ब्लड में होता है,
और हमारी जो देसी ब्रीड है, जहाँ लोकल ब्रीड जिसे कह ले, थरी हो गया, साहिवाल हो गया, चोलिस्तानी हो गया, और उसके अलावा जो है भागनाड़ी ब्रीड हो गई, हमारी रेड सिंधी हो गई, जो हमारे सिंध की ब्रीड है अपनी, तो इनमें जो है काफी ज्यादा कुव्वत मुदाफत होती है हमारे जानवरों में। मॉर्टेलिटी रेशो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, ये जानवर इस बीमारी को बर्दाश्त कर लेते हैं। बाकी प्रोडक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, वो अगर सही से ट्रीटमेंट ना की जाए तो वो प्रोडक्शन काफी अर्से तक कम हो जाती है, जिससे और वो प्रोडक्शन वापस पीक पे भी नहीं आती, उतनी प्रोडक्शन पे वो जानवर नहीं आता, दैट मीन्स कि वो जानवर फारिग हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल भी यहाँ पे करना चाहूँगा। जो जानवरों में ये तशखीस होती है, जिन जानवरों में स्किन डिजीज़ की, अगर उनको वैक्सीनेटेड कर दिया जाता है, जो वैक्सीनेशन मौजूद है, कितना अरसा लगता है उनको फिर दोबारा से सही होने में? सर देखें, उनको वैक्सीनेट नहीं होगा, जिस जानवर में आउटब्रेक हुआ उसकी ट्रीटमेंट चलती है। ठीक है, ट्रीटमेंट कितना टाइम लेती है, कितने अरसे तक ट्रीटमेंट होगा? ट्रीटमेंट जो नॉर्मली 7 दिन भी लगते हैं किसी एनिमल में, वो एनिमल की फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। 21 दिन भी लगते हैं, वो 6 महीने भी लग सकते हैं कंप्लीटली रिकवर होने में उस जानवर को। उसके बाद उस जानवर को एडवांस में हम लोग वैक्सीन कर देंगे, और अगले साल अगर ये वायरस दोबारा से आएगा तो इंशाल्लाह उससे वो जानवर जो है महफूज रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका बेहतरीन जो इससे अपने जानवर को बचाने का जो बेहतरीन तरीका है वो सिर्फ सफाई है। ठीक है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मवेशी मंडियों में नकलो हरकत पर मवेशियों की पाबंदी आयद की गई, फिर वो पाबंदी मुस्तरद की गई है, जो गोश्त बेचने वाले दुकानदार हैं, फिर डीजी लाइव स्टॉक ने भी खत लिखा है सेक्रेटरी को कि पाबंदी हटाई जाए। आप क्या सजेस्ट करते हैं एज ए डॉक्टर कि ये पाबंदी होनी चाहिए या नहीं? सबसे पहले देखे ना, बीमारी को आइडेंटिफाई करने में 4 महीने लग गए ऑलमोस्ट। अगर ये जिस एरिया में आउटब्रेक हुआ था उसी एरिया पे पाबंदी लगाई जाती, उन जानवरों को आइसोलेट किया जाता, तो ये मसला इतना ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ता, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि मंडियों में अगर पाबंदी लगी है, सिर्फ वो काउस पे लगी है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बफेलो पे इसका केस दायर नहीं हुआ, आउटब्रेक नहीं हुआ। तो ये सिर्फ काउस पे पाबंदी लगी है इस वक्त मंडियों में, और इसके लिए ये ज्यादा बेहतर स्टेप है इसको फैलाने में, क्योंकि मंडियां जो है वो वीकली बेसिस पे हर डेज के हिसाब से अलग अलग सिटीज में लगती हैं। तो एक जानवर की ट्रांसपोर्टेशन होती है दूसरी सिटी में, वहां मंडी में नहीं बिका तो दूसरी मंडी में, अगर वहां से बिक गया तो फार्मर लेके उसको अपने फार्म में जाएगा, अपने गाँव बिहार में लेके जाएगा, तो वहां से फिर इसका फैलाव तेजी से मुंतकिल हो रहा था। तो मंडियों में जो पाबंदी लगाई गई है वो ज्यादा बेहतर है इसी वजह से, क्योंकि फ्यूचर का ये जो है ना, मतलब इसके अगर ये मसला ज्यादा फैल गया तो इसके जो है फ्यूचर में लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ज्यादा आएंगे हमारे पास। हमारी अच्छी जो ब्रीड्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, जानवरों की कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो महंगी हो जाएगी, और जानवरों की प्रोडक्शन भी लो आएगी हमारे पास, क्योंकि ये मेल में भी होती है फीमेल में भी। मेल की जो है फर्टिलिटी भी इफेक्ट होती है, फीमेल की भी फर्टिलिटी 5 से 6 महीने तक उसकी ओव्यूलेशन नहीं होती, दैट मीन्स तो वो जानवर रिप्रोडक्शन के लायक नहीं रहता 5-6 महीने तक बीमारी आ जाने के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ैद खान हमारे साथ मौजूद थे और जानवरों में जो बीमारी पाई जा रही है इस हवाले से आगाही दे रहे थे। इन दी एंड हमने ये देखा कि ये जो जानवरों में बीमारी आ जाती है उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जो कि लाइव स्टॉक की जानिब से भी इस कॉज को सीरियसली टेकअप किया जा रहा है। दूसरी जानिब हमने ये भी जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स सुने डॉक्टर साहिबा के, डॉक्टर शोभा लक्ष्मी के, वो ये कहती नजर आई कि जानवरों से इंसानों में ये बीमारी मुंतकिल नहीं हो सकती है। अगर गोश्त को भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसको बॉईल किया जाता है, फिर अगर दूध को भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसको भी हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉईल किया जाता है, और अब तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आ सका है दुनिया भर में कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों तक मुंतकिल हुई हो। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है उसको भी शामिल करेंगे।